हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला में दिया गया पाठ असाध्य एड्स पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एड्स एक बीमारी है, जानलेवा खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसे असाध्य कहा जा रहा है। असाध्य का यह भी मतलब है कि इस बीमारी को अभी तक साधा नहीं जा सका है। मतलब इस बीमारी से लड़ने के लिए या इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका संपूर्ण इलाज या समुचित इलाज नहीं ढूंढा है। न ही इसका कोई वैक्सीन या टीका विकसित किया गया है और न ही इलाज के लिए दवाइयाँ ढूंढी गई हैं। इसलिए इस बीमारी को असाध्य एड्स कहा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाठ के ठीक बगल में एक रेड रिबन का चित्र बना हुआ है। यह चित्र एक प्रतीक चिन्ह है। एड्स बीमारी के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक चिन्ह है। बच्चों, वैज्ञानिक लगातार इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। चिकित्सकों का प्रयास है कि किस तरह से इस बीमारी से रोगी को बचाया जाए, परंतु अभी तक चूंकि इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सुझाव, जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, जानना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग इस बीमारी के चपेट में ना आ सकें। आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर ब्लैक बोर्ड पर एड्स की स्पेलिंग लिखते हुए बच्चों को एड्स शब्द का मतलब समझा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, AIDS एड्स की स्पेलिंग है। इसमें पहला अक्षर ए, जिसका मतलब होता है एक्वायर्ड, दूसरा अक्षर आई, जिसका मतलब इम्यूनो होता है, तीसरा अक्षर डी, जिसका एक तरह से ये फुल फॉर्म है, इंग्लिश का वर्ड है तो डेफिशिएंसी, और चौथा जो अक्षर है सिंड्रोम। बच्चों, मैं आपको एक्वायर्ड का मतलब बताती हूँ। एक्वायर्ड ये अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी में ही AIDS स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो ए अंग्रेजी का बड़ा लेटर है, जिसका एक्वायर्ड वर्ड जो आपने देखा, एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त किया हुआ। और आई से इम्यूनो जो है, इसका मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। और डी जो फुल फॉर्म है डिफिशिएंसी, मतलब कमी। और एस जो सिंड्रोम बनता है फुल फॉर्म में, जिसका मतलब होता है लक्षणों का समूह। मतलब ये कि कुछ ऐसे वायरस हम एक्वायर कर लेते हैं शरीर में जब ये बीमारी होती है किसी रोगी को, और तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें कमी, डेफिशिएंसी आ जाती है, और कई तरह के दूसरे लक्षण, जिसके बारे में पाठ में हम पढ़ेंगे, वो रोगी में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों, एक बात मैं और भी इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि यह बीमारी एक बड़े स्तर पर, या यूँ कह लीजिए कि विश्व स्तर पर फैली हुई बीमारी है। और हम पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से WHO ने अपने सर्वे में रिपोर्ट किया है कि बहुत से लोग दुनिया की इस बीमारी से ग्रस्त भी हो चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं। लेकिन हमें अगर अपने आसपास कोई एड्स बीमारी से पीड़ित व्यक्ति मिल जाता है, तो उसके प्रति हमें घृणा या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि
उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसके इलाज की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का आत्मबल या मनोबल बना रहे और वह अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ बिता सके। ज़्यादातर देखने में आता है कि लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित लोगों से घृणा करते हैं, यहाँ तक कि घरों से अगर कोई रोगी है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। क्लास में अगर बच्चों को पता चल जाए तो कि अमुक बच्चा के परिवार में कोई इस रोग से पीड़ित है तो उस बच्चे की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि लोगों को पूरी तरह से बीमारी के बारे में पता नहीं है। तो पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि यह बीमारी किसी के साथ बैठने से, किसी के छूने से या हाथ मिलाने से नहीं होती है। इस बीमारी के जो वायरस हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करते हैं और वो हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। और साथ में ये बच्चों पाठ के बारे में एक बात ये भी जान लीजिए कि पाठ जो शुरू होता है एक कक्षाध्यापिका या विषय अध्यापिका कक्षा में पहुंचती हैं और उन्होंने महसूस किया कि किसी बच्चे के या किसी छात्र के रिश्तेदार इस बीमारी से पीड़ित हैं और बच्चे उस दूसरे छात्र उस बच्चे को चढ़ा रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं। तो शिक्षिका ने निश्चय किया कि किसी डॉक्टर को बुला करके, और डॉक्टर भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर को बुला करके बच्चों को इस बीमारी के बारे में और इससे किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है और कई प्रकार की सूचनाएं तथा बच्चों के मन में जो भ्रम या भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने का उपाय इत्यादि पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को इनवाइट किया, कक्षा में बुलाया, एक कार्यशाला का आयोजन कराया और इस तरह से डॉक्टर ने एड्स के बारे में बच्चों को उसका मतलब बताया, उसके किस प्रकार के वायरस से यह बीमारी होती है और यह वायरस जब शरीर में हमारे प्रवेश करता है, मानव शरीर में जब प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हमें यह वायरस हमारे शरीर में न प्रवेश करे, इसके लिए हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए इत्यादि बातों पर डॉक्टर से कह करके उन्होंने वर्कशॉप में व्याख्या कराई या डॉक्टर ने व्याख्या किया अपने वर्कशॉप में, जिससे बच्चों को जब चीज़ें पता चली तो उनके अनुभव परिपक्व हो गए। उन्होंने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जाना और साथ में यह भी जाना कि इस बीमारी के होने के बाद किसी बीमार व्यक्ति या उसके रिश्तेदार से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आज हम फिर अपना पाठ शुरू करते हैं पहले, और पाठ की भाषा में दिए गए भाषा में पढ़ूंगी और उसके बाद आपको इसमें दिए गए विषय पर बताऊंगी, उसकी व्याख्या करूंगी। तो बच्चों पाठ शुरू होता है। प्रतिदिन की भांति आज जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंची तो कुछ असामान्य सा शोर हो रहा था। मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए सभी भागकर अपने अपने निर्धारित स्थान पर जा बैठे। मैं कुछ कहूँ इससे पहले रोहन बोला, मैम आदिल रो रहा है। तो जैसा बच्चों देख रहे हैं कि शिक्षिका क्लास में पहुंचती हैं, 8वीं आपकी क्लास है और उस समय क्लास में शोरगुल हो रहा था, लेकिन शिक्षिका की उपस्थिति को जब बच्चों ने महसूस किया तो वे सभी शांत हो गए और अपने निर्धारित जगह पर बैठ गए। ऐसा होता है क्लास में जैसा कि आप देखते हैं। लेकिन इस बीच जो बच्चा रो रहा था उसका आदिल नाम का छात्र रो रहा था, तो उसके दोस्त रोहन ने टीचर को, शिक्षिका को रिपोर्ट किया, मैम आदिल रो रहा है। मतलब एक बच्चा रो रहा था, पीछे कुछ कारण है। कक्षा बिल्कुल शांत हो चुकी थी
अब शिक्षिका की बात को फिर हम आगे पढ़ते हैं। शिक्षिका ने देखा, शिक्षिका कह रही हैं, मैंने चारों ओर देखा, मेरी दृष्टि आदिल पर पड़ी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है आदिल? उसने कुछ नहीं कहकर बात को टालना चाहा, पर रोहन फिर बोल पड़ा, मैम, जतिन और मयंक इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। इस पर आदिल ने रोहन को बैठने का इशारा करते हुए मुझसे फिर वही कहा, नो मैम, कुछ नहीं। मैंने भी यही सोचा कि बच्चे एक दूसरे का नाम बिगाड़ने की शरारत तो करते ही हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि रोहन ने रिपोर्ट अवश्य किया, लेकिन क्लास में दो बच्चे, जतिन और मयंक, जो कि आदिल को एडिल कहकर चढ़ा रहे थे। शिक्षिका यह समझती हैं कि बच्चे आदिल से एडिल नाम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और उसे चढ़ा रहे हैं, अतः ज़्यादा उन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। पुनः वे कहती हैं, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार मैंने मन में सोचा कि इतनी सी बात पर रोने वाला आदिल नहीं है। फिर पढ़ाकर बाहर निकली, अगली कक्षा में चली गई। यह बात मैं बिल्कुल भूल गई। छुट्टी के बाद जब मैं स्टाफ रूम से निकल रही थी तो लगभग सभी बच्चे जा चुके थे। कॉरिडोर खाली था। तभी मैंने रोहन और आदिल को आते देखा और दोनों के गंभीर चेहरों को देखकर सारी बात पुनः याद आ गई। मैंने तुरंत आदिल से पूछा, आदिल क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आदिल कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे। तो जैसा कि होता है बच्चे लोग अपने बात को जल्दी टीचर से नहीं कहना चाहते हैं, और आदिल तो वैसे भी दुखी था। तो शिक्षिका के पूछने के बावजूद उसने शिक्षिका से कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। परंतु आप देख रहे हैं कि शिक्षिका बच्चों से बात करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहती हैं। आदिल के दोस्त रोहन को, जो कि बड़ा ही अपने मित्र के प्रति सहानुभूति परक लड़का है, वह टीचर को बताना चाहता है कि वास्तव में आदिल क्यों कक्षा में रो रहा था। तो रोहन ने शिक्षिका के पूछने पर बताना शुरू किया, मैम, इसके दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, इसलिए मयंक इसे एडिल एडिल कहकर चढ़ा रहा था। शिक्षिका कहती हैं कि यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं जिसे बच्चों की शैतानी समझ रही थी वह तो काफ़ी गंभीर बात थी। स्वयं को संयत कर मैंने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, पर तुमने यह सब कक्षा में क्यों बताया? शिक्षिका का मतलब है कि कक्षा में ये बात कैसे आ गई कि आदिल के दादा को HIV पॉजिटिव है। इस पर आदिल ने बताया कि मयंक के पिताजी डॉक्टर हैं, उन्हीं की देखरेख में आदिल के पिताजी का इलाज चल रहा है। इस तरह से मयंक को इस बात की जानकारी हो गई कि आदिल के पिता को HIV पॉजिटिव है या एड्स की बीमारी है, और इस तरह से बात पूरी कक्षा को पता चल गई। और फिर बच्चे आदिल को चढ़ाते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, और बच्चा आदिल बेचारा रो कर रह जाता है। लेकिन रोहन, उसका दोस्त, उसे आदिल के प्रति सहानुभूति है। शिक्षिका पुनः कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगी, कहकर मैंने बच्चों को भेज दिया और स्वयं भी घर आ गई। मतलब शिक्षिका जब अपने घर चली गईं, घर जा कर के वो पुनः सोच रही हैं उस बात के बारे में जो आज स्कूल का या विद्यालय का, या कह सकते हैं कि कक्षा का, उनकी कक्षा का जो वाकया था, जो घटना थी। घर आकर भी मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि यह उपेक्षा करने की बात नहीं, बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षिका जब घर पहुंचती हैं तो वो सोच रही हैं कि जो आज वाकया हुआ, जो घटना आज क्लास में घटी, उसकी उपेक्षा, उसे अवॉइड कर देना, मतलब उसे टाल देना ठीक नहीं है। बच्चों को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन्हें सही बातें पता होनी चाहिए।
एक बार सोचा, शिक्षिका फिर कहती हैं कि एक बार सोचा कि कल मैं ही उन्हें समझाऊंगी। फिर मुझे कुछ संकोच हुआ कि मैं इस विषय पर इतनी अच्छी तरह बच्चों की सभी जिज्ञासाएं शांत नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो यही रहेगा कि इस विषय के किसी अच्छे जानकार के साथ बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि शिक्षिका घर पर जाकर भी बच्चों के बारे में सोच रही हैं और ये भी सोच रही हैं कि किस तरह से बच्चों की जो जिज्ञासा है, उनके मन में जो अनेक तरह की बातें उठ रही हैं, उन्हें कैसे शांत किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ही बच्चों को इस बीमारी के बारे में और बच्चों की शंका का समाधान करना चाहिए या किसी डॉक्टर को बुलाकर और एक कार्यशाला का, एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। एक तरह से सारे बच्चे बैठकर डॉक्टर से बात करें, अपने प्रश्न पूछें और डॉक्टर उनका समाधान बताएं और उनकी शंका को दूर करें और बीमारी के बारे में ठीक तरीके से जानकारी दें। ऐसा शिक्षिका सोच रही हैं। उन्होंने आगे यह भी सोचा कि यह विषय एक गंभीर विषय है, यह मजाक का विषय नहीं है। तो क्योंकि बच्चों के मन में जो जानकारी होती है वो बच्चों को जानकारी पूरी तरह से इस तरह के विषयों के बारे में नहीं होती है। आधी अधूरी जानकारी, कचरी जानकारी मतलब आधी अधूरी जानकारी के साथ उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रम आ जाता है। तो बच्चों के भ्रम का निराकरण, बच्चों के भ्रम का समाधान होना आवश्यक है। शिक्षिका पुनः कहती हैं, यही सब सोचते हुए मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत अपने एक मित्र को फ़ोन किया। उनसे बात करते ही मेरी सारी उलझन दूर हो गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक स्पेशल सेल स्कूलों के लिए इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित करता है। मैं जब चाहूँ वो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को विद्यालय में भेज सकती हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि शिक्षिका ने अपने मित्र, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक स्पेशल सेल में कार्य करती हैं, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से स्कूलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं इस बीमारी के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए। तो वो जब चाहेंगी, शिक्षिका जब चाहेंगी, उनके मित्र कार्यशाला का आयोजन करेंगी, वहाँ डॉक्टर को भेजेंगी या स्वास्थ्य अधिकारी को भेजेंगे जो विद्यालय जाकर बच्चों को कार्यशाला लगाएंगे और उन्हें जानकारी देंगे। अगले दिन सुबह शिक्षिका डॉक्टर अय्यर या स्वास्थ्य अधिकारी को लेकर कक्षा में पहुंचती हैं और उन्होंने बच्चों से स्वास्थ्य अधिकारी का परिचय कराया और उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी बच्चों से बात करते हैं। इसे आगे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर जो क्लासरूम में गए बच्चों के और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एड्स और बच्चों से पूछा कि शब्द का क्या अर्थ है। लगभग सभी बच्चों ने हाथ उठाया और सबका उत्तर था कि यह एक बीमारी है। बच्चे तो यही जानते हैं कि एड्स एक बीमारी है, एक भयानक जानलेवा बीमारी है। बच्चों का उत्तर सुनकर डॉक्टर अय्यर संतुष्ट थे। तभी उन्होंने उन बच्चों की ओर इशारा किया जो आपस में बात कर रहे थे और उनसे पूछा कि बच्चों, आप क्या कहना चाहते हैं, आपस में क्यों बात कर रहे हैं, आपको जो भी पूछना है खुलकर पूछिए और कहिए। हमारी कार्यशाला का उद्देश्य ही है कि हम आपकी भ्रांतियों को, आपके भ्रम को, आपकी शंका को दूर करें, उसका समाधान करें। इस पर बच्चों में से एक ने कहा, सर, यह एक गंदी बीमारी है जो गंदे लोगों को होती है। डॉक्टर अय्यर कहते हैं, बेटा, आप लोगों ने किसी अच्छी बीमारी का नाम सुना है क्या? कक्षा में हंसी का ठहाका लगा। डॉक्टर की बात सुन करके कक्षा के सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। हंसी का ठहाका मतलब जोर से हंसने लगे। डॉक्टर अय्यर ने समझाया कि हर बीमारी गंदी या खराब ही होती है, पर यह बात कहना गलत है कि बीमारी गंदे लोगों को होती है। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है।
जिससे बीमारी हो गई है उससे घृणा करना भी गलत है। हमारे समाज में जानकारी के अभाव में लोग एड्स के रोगियों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे भी कई किस्से सामने आए हैं कि जब रोगियों को उनके घर के लोगों ने बाहर निकाल दिया। इसलिए सही जानकारी जरूरी है, सभी के लिए सही जानकारी जरूरी है। सबसे पहले बच्चों के लिए यह जानकारी जरूरी है। और उन्होंने कहा कि बच्चों आप खुलकर पूछिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद उन्होंने श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर एड्स शब्द को लिखा और उसके अंग्रेजी के, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अंग्रेजी के इस वर्ड का उन्होंने स्पेलिंग लिखा AIDS और उसका प्रत्येक लेटर का फुल फॉर्म उन्होंने A से बताया, एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ, और I एमिनो और मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, D से डेफिशिएंसी यानी कमी, और S से सिंड्रोम लक्षणों का समूह, जैसा कि पाठ के शुरू में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से उन्होंने एड्स बीमारी को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उसको एक्सप्लेन किया, उसको उसकी व्याख्या किया, उसके बारे में बताया बच्चों को। एड्स एक भयंकर बीमारी है। यह संसार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक भयंकर बीमारी है। डॉक्टर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यह एक भयंकर बीमारी है और संसार के लिए एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा चुका है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक संस्था है विश्व स्तर की, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, शॉर्ट में उसको कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनका सर्वे है कि अब तक विश्व के 5 करोड़ वयस्क और 15 लाख बच्चे HIV की चपेट में आ चुके हैं। कक्षा बिल्कुल शांत थी, सभी ध्यान से सुन रहे थे। आदिल ने अब हिम्मत किया और उन्होंने मतलब छात्र ने डॉक्टर से पूछा, सर ये HIV क्या है? डॉक्टर अय्यर जवाब देते हैं, असल में यह HIV ही एड्स की जड़ है। इसे पूरे शब्दों में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। H से ह्यूमन, I से इम्यूनो, V से वायरस होता है बच्चों, और D से डेफिशिएंसी, आप समझ गए होंगे। तो HIV शॉर्ट में यहाँ कहते हैं, जो कि वायरस का नाम है, और एक्सप्लेन करके जब हम एलोबरेट करेंगे, इसकी पूरी व्याख्या करते हैं, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। यह वायरस, जिसको हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है उस व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। पाठ का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।